हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट वीडियो जो कि टॉर्क के बारे में। अब टॉर्क क्या होता है वो समझते हैं। टॉर्क एक्चुअली होता है टर्निंग इफेक्ट। अगर कोई चीज़ टर्न करती है उसको बोलते हैं हम टॉर्क। तो अब वह डिटेल में समझते हैं इसको। मेरा नाम है रोहित चौधरी और आपका स्वागत है द फिजिकल वर्ल्ड में। अब टॉर्क बेसिकली, टॉर्क को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स नाम आ रहा है, और अगर फोर्स आ गया है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा फोर्स के साथ। तो पहले ये समझते हैं कि टॉर्क एक्चुअली होता क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे पास एक डोर है, एक दरवाज़ा है जो यहाँ से हिंज्ड है। अब वो ऐसे खुलेगा ना। इस दरवाजे के ऊपर दो हैंडल्स है, एक हैंडल यहाँ पर लगा हुआ है ए पॉइंट पे, एक हैंडल यहाँ लगा हुआ है बी पॉइंट पे। इस पॉइंट से ए वाला बहुत दूर है और बी वाला थोड़ा पास में नज़दीक है। अब बताओ बच्चों कि किस पॉइंट को, किस हैंडल्स को मैं खींचूंगा ताकि मेरा दरवाज़ा इजीली खुल जाएगा। ठीक, और आपका आंसर होगा ए पॉइंट, बिकॉज ए पॉइंट जो है इस पॉइंट से बहुत दूर है तो ईजिली खुल जाएगा दरवाज़ा। बट अगर मैं बी पॉइंट से इसको खींचूंगा तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़े, क्योंकि बी पॉइंट पे जब मैं इसको खींचूंगा तो बी पॉइंट पे लगने वाला टॉर्क, मतलब घूमने की जो टेंडेंसी है टॉर्क, वो ज़्यादा है, और ए पॉइंट पे जो टॉर्क है वो कम होगा। ओके, अब देखो, टॉर्क बेसिकली डिपेंड करता है फोर्स पे, कि मैं जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा उतना ईजिली टर्न हो जाएगा वो, या फिर जितना कम फोर्स अप्लाई करूँगा उतना स्लो खुलेगा। तो फोर्स, टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे। एक और चीज़ है डिपेंडेंसी, ये डिस्टेंस। जितना दूर जाएगा या फिर जितना दूर मेरा फोर्स अप्लाई होगा उतना इजीली खुलेगा वो, और जितना पास में होगा उतना ही मुश्किल होगी। इसका मतलब टॉर्क एक और चीज़ पे डिपेंड करता है और वो है द डिस्टेंस। तो हम इन सब की बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अभी कि इसका डेरिवेशन कैसा होता है। टॉर्क का रिलेशन फोर्स के साथ था, मैंने आपको बताया। तो कैसा रिलेशन है वो समझते हैं, क्या एनालॉजी है दोनों के बीच में। ये मेरे पास एक बॉडी है जो इनिशियली वी वेलोसिटी से मूव कर रही है और कांस्टेंट है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँ, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँ, तो इस फोर्स से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इस फोर्स की वजह से बढ़ जाएगी और इस फोर्स की वजह से कम हो जाएगी। तो बेसिकली चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, बताओ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये फोर्स, और ये वेलोसिटी थी लीनियर। सो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। ठीक है। उसी तरह अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस बार क्या आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब मुझे इसको फास्ट करना है या फिर स्लो करना है, तो मैं क्या अप्लाई करूँगा? मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन के अंदर। इस फोर्स की वजह से क्या होगा? उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, और इस फोर्स की वजह से क्या होगा? एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर भी क्या हो रहा है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो रही है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, यहाँ पे चेंज इन लीनियर वेलोसिटी कौन रिस्पॉन्सिबल था? फोर्स। यहाँ पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स नहीं होगा, यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा टॉर्क। मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लगने से वो घूम रहा है ना, तो ज़्यादा घूम रहा है कम घूम रहा है, घूमने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? हमेशा टॉर्क। तो ये था बेसिक चीज़ें कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। अब टॉर्क की डिपेंडेंसी देखते हैं कि टॉर्क किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। वैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और फोर्स। ठीक है, तो ये दो तो कंफर्म हो गई। एक और चीज़ है एंगल। वो कैसे होता है? ये देखिए, ये मेरे पास एक रॉड है,
यहाँ से फिक्स्ड है और मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस एंगल पे, कुछ ना कुछ एंगल पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, एंगल थीटा, ये फोर्स है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है डी, डिस्टेंस डी। ओके, सबसे पहले डिपेंडेंसी, अगर मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई करूँ, अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूँ तो मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा, बिकॉज डायरेक्टली रिलेशन है। सो टॉर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स। दूसरा टर्म, अगर मैं इस फोर्स को यहाँ लगाऊँ, थोड़ा डिस्टेंस कम कर दूँ तो टॉर्क कम हो जाएगा, और यहाँ लगाओ तो और कम हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ लगा दूँ इस पॉइंट पे ऐसे, तो हो सकता है कि ये नहीं घूमेगा, क्योंकि मेरा फोर्स उसी पॉइंट पे लग रहा है जिस पॉइंट से वो घूम रहा है, तो यहाँ पे घूमेगा ही नहीं वो। तो जितना मैं डिस्टेंस कम करूँगा उतना मेरा टॉर्क भी कम हो रहा है, और जितना मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ उतना मेरा टॉर्क बढ़ रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस और टॉर्क कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। सो सेकेंड डिपेंडेंसी क्या हो गई? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टी। अच्छा, अभी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। नाउ थर्ड डिपेंडेंसी, टॉर्क डिपेंड्स ऑन। अच्छा, अब क्या डिपेंडेंसी है? देखो, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊँ तो ये इजीली घूमेगा। धीरे धीरे देखो, मैं फोर्स को क्या कर रहा हूँ, का एंगल चेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? धीरे 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 अगर मैं ऐसा हो जाएगा पूरा का पूरा फोर्स ऐसे, तो क्या ये घूमेगा? ये नहीं घूमेगा, क्योंकि मेरा फोर्स ऐसे लग रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है। और इस कंडीशन में अगर मेरा फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? ये इजीली घूम जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरा फोर्स इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है तो इजीली घूमेगा, दैट मीन्स मैक्सिमम टॉर्क। और अगर मेरा फोर्स उस डिस्टेंस के पैरेलल है तो जीरो फोर्स। ओके, सो डिस्टेंस यहाँ पे देखो, एफ और आर अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो बताओ इस केस के अंदर ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से यहाँ तक? 90 डिग्री। तो जब मेरा एंगल 90 है तो टॉर्क क्या है? मैक्सिमम। टॉर्क इज मैक्सिमम। और अगर मेरा एंगल 0 है तो टॉर्क कैसा है? मिनिमम। तो एंगल मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम, एंगल 0 और टॉर्क मिनिमम, टॉर्क 0। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी ये है साइन थीटा, क्योंकि साइन मैक्सिमम तो टॉर्क भी मैक्सिमम, साइन मिनिमम तो टॉर्क भी मिनिमम। ओके, तो ये तीन डिपेंडेंसी है टॉर्क की। पहला फोर्स, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा द एंगल। नाउ व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज बिटवीन द डिस्टेंस एंड फोर्स। ये एंगल किसके बीच में है? एंगल इज एंगल बिटवीन डी एंड एफ, डिस्टेंस डी और एफ के बीच में। ओके, अब देखते हैं इसके यूनिट और ये वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वैसे टॉर्क जो होता है, टॉर्क एक वेक्टर फॉर्म है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या हुआ उसका? So formula for torque is equals to F D और साइन थीटा। ये तीनों रिलेशन थे मेरे पास, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया F D साइन थीटा। नाउ यूनिट क्या होगा? फोर्स इनटू मीटर, क्योंकि साइन थीटा कोई यूनिट नहीं होता। फिर वेक्टर फॉर्म। नाउ वेक्टर फॉर्म जो है, वेक्टर फॉर्म कैसा होगा? तीन चीज़ें यहाँ पे, टॉर्क है, डिस्टेंस है और फोर्स है। तो तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है। समझाता हूँ कैसे। याद होगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट, जब वेक्टर्स किए थे हमने, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था। ये फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ से, और ये डिस्टेंस है डी। डिस्टेंस डी जो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पोजीशन वेक्टर। इट इज अ पोजीशन वेक्टर। तो स्टार्ट कैसे होगा पोजीशन वेक्टर? जिस पॉइंट से वो रोटेट हो रहा है उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो डिस्टेंस डी जो है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट
A टू पॉइंट B। सो वेक्टर फॉर्म जो है टॉर्क का, तो टॉर्क को हम इंडिकेट करते हैं टाउ से, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू D वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये उसका वेक्टर फॉर्म है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर मुझे इस टाउ का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। और कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये जो फोर्स है D और F, D किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। सो मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक इधर है D और इधर है F, ऊपर की तरफ। तो हमेशा क्या करते हैं, हम इस D से F की तरफ चलते हैं। D इधर लग रहा है, F ऊपर है, तो D से लेके F की तरफ। तो बताओ मेरा टॉर्क किधर जा रहा है, टॉर्क आ रहा है थंब आउटवर्ड्स, तो ये जो है ये आएगा आउटवर्ड्स। सो अब टॉर्क के दो कंडीशन, या तो वो आउटवर्ड लगेगा या फिर वो इनवर्ड लगेगा। तो इस केस में वो कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लूं तो ये कहाँ आ गया, आउटवर्ड्स। डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड उसका, और आउटवर्ड को हम लेते हैं पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो होगा आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड होगा तो हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि आउटवर्ड जो है जेड एक्सिस होता है और जेड एक्सिस का आउटवर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी तरह अगर एक घूमेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज में ऐसे घूमेगा, जब ऐसे घूमेगा तो हम फिंगर्स को ऐसे रखेंगे तो इनवर्ड चला गया, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। और अगर इनवर्ड चला गया है तो दिस विल बिकम नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया, और ये टॉर्क के डायरेक्शंस। अब इस फॉर्मूले को हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। पहला तरीका या तो फोर्स के कंपोनेंट्स करो, और दूसरा तरीका आर के कंपोनेंट्स करो। हम दोनों तरीके से देखते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक रॉड है, यहाँ से फिक्स्ड है, ये ऐसे घूम रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, एंगल थीटा, एंड दिस इज डिस्टेंस d। सिमिलरली यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फोर्स है F, और ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस d। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, फोर्स टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, टॉर्क इज इक्वल्स टू F d साइन थीटा। ओके, अब देखो, अब इस कंडीशन के अंदर तो टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, टॉर्क मैक्सिमम तभी लगता है जब D और F दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऐसे D और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तब जाके मेरा टॉर्क मैक्सिमम लगता है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए F और D का परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। तो अब क्या करते हैं हम, इस केस के अंदर हम F के कंपोनेंट्स करते F के कंपोनेंट्स। F कैसा है, F ऐसे जा रहा है, तो जब ऐसा जाएगा F के दो कंपोनेंट्स ऐसे हो जाएंगे, एक F ऐसा लगेगा और एक F ऐसा लगेगा, दो कंपोनेंट्स। बताओ ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, एंगल के पास वाला हमेशा कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट, F कॉस थीटा, और ये वाला F साइन थीटा। अब बताओ मुझे कि इस D के कौन परपेंडिकुलर है, F कॉस या F साइन, F साइन थीटा। सो यहाँ पे जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम नहीं, सो यहाँ पे देखो टॉर्क का फॉर्मूला हो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस
फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कौन सा वाला और डिस्टेंस कौन सा वाला, ये डिस्टेंस और ये फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। बताओ डिस्टेंस जो d है, डिस्टेंस d इंटू इस डिस्टेंस d के परपेंडिकुलर कौन है, कौन सा फोर्स है, F साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखते हैं F साइन थीटा। सो यहाँ से बन जाएगा F d साइन थीटा, ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, F के कंपोनेंट्स किए। अब मैं इस तरफ क्या करूँगा, R के कंपोनेंट्स या फिर D के डिस्टेंस के कंपोनेंट्स। अब देखो ये जो D है, जो ये ऐसा लग रहा है, अगर मैं इस D के दो कंपोनेंट्स ले लूँ तो दोनों कंपोनेंट्स कैसे होंगे, ये D है, D के दो कंपोनेंट्स एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे होगा, दो कंपोनेंट्स D के। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा ऐसे। एंगल के पास वाला हमेशा कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट d कॉस थीटा, और दूसरा वाला d साइन थीटा। अब बताओ बच्चों कि f के परपेंडिकुलर कौन है, d कॉस है या d साइन है, d साइन। सो टॉर्क, फिर से टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर। सो बताओ फोर्स के मैंने कंपोनेंट्स किए क्या, नहीं किए, इंटू डिस्टेंस के किए, यस। अब कौन सा डिस्टेंस लेना है, जो F के परपेंडिकुलर है। F के परपेंडिकुलर कौन है, d साइन थीटा, ये है d साइन थीटा। तो यहाँ से भी जो फॉर्मूला मिलेगा मुझे वो है F d साइन थीटा टॉर्क। तो दोनों केस में मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने फोर्स और डी को ब्रेकअप किया दो पार्ट्स में, और मुझे वो पैरामीटर चाहिए था जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसी तरीके से मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क का, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम the point of rotation to the point where force is applied। ये मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला है, जो अक्सर बुक्स में ये फॉर्मूला आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट से लेके टू द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो यही था डेरिवेशन टॉर्क का। अब हम करते हैं टॉर्क के कुछ न्यूमेरिकल्स, तब और क्लियर होगा कि टॉर्क एक्चुअली हम फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये रॉड है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है 40 न्यूटन 4 मीटर्स की दूरी पे, एक फोर्स यहाँ लग रहा है 20 न्यूटन और डिस्टेंस 2 मीटर्स। मुझे फाइंड करना है नेट टॉर्क ऑन द रॉड। मुझे नेट टॉर्क फाइंड करना है रॉड के ऊपर कि कितना टॉर्क लगेगा और किस तरफ लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास दो फोर्सेस है, ये जो फोर्स है 40 वाला, ये इस रॉड को कहाँ घुमाना चाहेगा, ऊपर की तरफ। तो इसकी वजह से ये कैसे घूमेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस 20 की वजह से ये नीचे घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब यहाँ मेरे पास दो टॉर्क्स हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट अस अज्यूम ये पॉइंट ए है। तो बताओ किस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, पॉइंट ए के अबाउट। तो हमें फाइंड करना है टॉर्क ए के अबाउट। सो टॉर्क ड्यू टू 40 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए। इस 40 न्यूटन की वजह से पॉइंट ए पे टॉर्क कितना लगेगा वो फाइंड करना है।
सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के साथ जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। बताओ कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं हम, 40 का, तो 40 न्यूटन इंटू 40 न्यूटन, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर है, जो फोर्स के परपेंडिकुलर है ये वाला, क्या वो 4 मीटर्स है पूरा का पूरा, ये पूरा डिस्टेंस इस एफ के परपेंडिकुलर है। सो डिस्टेंस कितना 4। सो यहाँ से मेरे पास जो टॉर्क मिलेगा, टॉर्क 1 ये मिलेगा 160। नाउ यूनिट क्या होगा उसका, न्यूटन मीटर। अब बताओ ये जो टॉर्क है, टॉर्क ये कौन सा डायरेक्शन है इसका, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट फिर दूसरा टॉर्क कौन सा है, टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन अबाउट पॉइंट ए, उसी पॉइंट के अबाउट बिकॉज ऑफ 20 न्यूटन। अगेन फिर से सेम फॉर्मूला होगा मेरे पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम वही फॉर्मूला फिर से, कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन इनटू इस 20 न्यूटन के परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस है मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस होगा 2 मीटर्स, तो यहाँ से आंसर आएगा 40 यूनिट न्यूटन मीटर। अब ये जो टॉर्क ये लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और इसको लेता हूँ मैं टॉर्क 2, तो दोनों टॉर्क्स आ गए, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 160 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो मैं अगर 2 फोर्स लग रहा है तो नेट क्या होगा इसमें, नेट उस तरफ जाएगा जिस तरफ बड़ा लग रहा है, तो अल्टीमेटली कहाँ कैसे घूमेगा, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है यहाँ से। सो नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू टाउ 1 माइनस टाउ 2, टाउ 1 माइनस टाउ 2, टाउ 1 कितना है 160 माइनस 40, तो ये आएगा 120 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सर्कुलर बॉडी है, डिस्क वगैरह, पॉइंट O, यहाँ से फोर्स लग रहा है ऐसे 20 न्यूटन, यहाँ से फोर्स लग रहा है ऐसे 40 न्यूटन। इसका रेडियस जो है, रेडियस इज 2 मीटर्स। अब मुझे बताना कि ये किस तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्वेश्चन यहाँ पे होगा, फाइंड द नेट टॉर्क, फाइंड द नेट टॉर्क। अब यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं तो 2 टॉर्क होंगे। 20 न्यूटन कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और 40 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से स्टार्ट करते हैं फटाफट। टॉर्क ड्यू टू 40 न्यूटन अबाउट विच पॉइंट, अबाउट पॉइंट O, क्योंकि उस O पॉइंट के अबाउट वो टर्न हो रहा है या घूम रहा है। सो टॉर्क 1 ले लूँ, तो टॉर्क 1 इक्वल्स टू 40 न्यूटन वाला, तो 40 इंटू कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ये रेडियस होगा, ये रेडियस परपेंडिकुलर, और रेडियस कितना है 2 मीटर्स, यहाँ पे 2, दिस इज 80 न्यूटन मीटर। कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये से घूम रहा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन अबाउट पॉइंट O, उसी पॉइंट के अबाउट। सो टॉर्क 2 इज इक्वल्स टू कितना फोर्स लग रहा है 20 इंटू डिस्टेंस कितना 2, फिर से ये है 40 न्यूटन मीटर। इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब बताओ नेट टॉर्क कैसे लगेगा, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू कौन बड़ा है, टाउ 1 माइनस टाउ 2, 80 माइनस 40, आंसर इज 40 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन कैसा होगा
क्योंकि बड़ा है तो डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन करते हैं, सीसॉ वाला है। आपने देखा होगा बचपन में जब हम लोग गार्डन में जाते थे तो सीसॉ के ऊपर हम यहाँ बैठते थे और हमारे फादर जो है वो यहाँ नहीं बैठेंगे, वो थोड़ा सा आगे बैठेंगे क्योंकि उनका टॉक ज़्यादा लग जाएगा। अगर वो यहाँ बैठेंगे तो अब तो ऐसे हो जाओगे, ऊपर बैठ जाओगे, तो वो घूमेगा नहीं। तो घूमने के लिए क्या होगा, आपके फादर जो है वो थोड़ा सा आगे बैठेंगे ताकि आप नहीं जाओ। तो ये आगे क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना टॉर्क कम करना है। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ये वो सीसॉ है, ये यहाँ से फिक्स्ड है, इसके अबाउट वो घूम रहा है। इस पॉइंट को ले लेते हम ओ पॉइंट। अब यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर दूसरा पर्सन है। इस पर्सन का वेट 20 kg, इस पर्सन का वेट 50 kg, और इसकी जो लेंथ है सीसॉ की वो 10 मीटर्स है। 10 मीटर्स दैट मीन्स ये 5 मीटर्स और ये है 5 मीटर्स। और अच्छा, अब मुझे बताना है कि ये पर्सन, अब देखो अगर पूरे एंड पे बैठेंगे, दूसरे एंड पे, तो इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, तो ये सीसॉ जो है ये ऐसे हो जाएगा, तो ये तो बेचारा कभी झूल नहीं पाएगा। तो बताओ इसको कहाँ बैठना चाहिए सो दैट ये इक्विलिब्रियम में रहे, पूरा स्ट्रेट रहे। समझ में आया क्वेश्चन? तो वेयर शुड दिस 50% शुड सेट सो दैट पूरा जो सीसॉ है इट शुड रिमेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड द डिस्टेंस where the person of 50 kg will sit so that the system remains in equilibrium position या फिर remains in equilibrium। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मान लेते हैं कि ये यहाँ बैठ रहा है, ये जो पर्सन है ये यहाँ आगे थोड़ा आगे बैठेगा, थोड़ा आगे आएगा, और ये डिस्टेंस x है, डिस्टेंस x। ओके, ना अब देखते हैं टॉर्क कैसा लग रहा है इस पर। ये जो 20 kg वाला है इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ 20 × 10 G, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उसी तरह ये नीचे लग रहा है फोर्स कितना, 50 × 10 दैट मीन्स 500 न्यूटन्स। इसका फोर्स ज़्यादा है तो इसका टॉर्क ऐसे लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका टॉर्क ऐसे लगेगा और इसका टॉर्क ऐसे लगेगा। किस पॉइंट के अबाउट? पॉइंट O के अबाउट। तो जब दोनों टॉर्क्स बराबर होंगे तब जाके मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं। टॉर्क ड्यू टू 50 kg पर्सन, उस 50 kg की पर्सन की वजह से टॉर्क कितना लगेगा, किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट पॉइंट O। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला था? टॉर्क था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है उसके पास, इसका फोर्स कितना लग रहा है 500 न्यूटन्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के साथ डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर, कितना है मेरे पास, x डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस x है, x। ये मेरे पास फर्स्ट टॉर्क हो गया। नाउ सेकेंड टॉर्क जो है दिस विल बी टॉर्क ड्यू टू 20 kg पर्सन, उसी पॉइंट के अबाउट। तो ये मिलेगा मुझे टॉर्क 2। फिर से फोर्स कितना लग रहा है
200 न्यूटन। अब इस फोर्स से लेके इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस मेरे पास परपेंडिकुलर 5 मीटर्स, ये 5 मीटर, तो ये आंसर है 1000 न्यूटन मीटर। ओके, नाउ अब क्या करना है मुझे, दोनों को इक्वल करना है। सो फॉर इक्विलिब्रियम, टाउ 1 शुड बी इक्वल्स टू टाउ 2। टाउ 1 कितना है 500x, टाउ 2 कितना है 1000। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 500, आंसर है 2 मीटर्स। तो बताओ बच्चों ये यहाँ से कितना दूर बैठेगा 2 मीटर्स, ये 2 मीटर दूर बैठेगा। अब क्वेश्चन को घुमा भी सकता है, सो ये बोल सकता है कि ये इस एंड से कितना दूर बैठ रहा है, तो ऑफकोर्स इसके यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा 3 मीटर्स। कितना दूर बैठना चाहिए उसको एक एंड से 3 मीटर्स। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन का लैंग्वेज, बट समझ में आ गया कैसे करना है इसको।